ओके, तो हम लोगों ने देखा था क्या, फैक्टर अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो SN2 रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। उसमें सबस्ट्रेट के बारे में हमने देखा। अब हम देखेंगे अदर फैक्टर, जैसे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, फिर नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, फिर सॉल्वेंट, देन लिविंग ग्रुप। ओके, तो उसके पहले हम देखेंगे रिलेटिव रेट क्या होगा। तो मैंने बताया था कि अगर सबस्ट्रेट के केस में देखोगे तो सबस्ट्रेट में एल्किल हैलाइड्स हो गया, ठीक है, तुम्हारा एलिल हैलाइड्स हो गया, एरिल बेंजाइलिक हैलाइड्स हो गया, अल्फा हैलो कीटोन्स हो गया। ठीक है, तो इन सारे सबस्ट्रेट का रिलेटिव रेट्स का एक डेटा है। देखो होता क्या है कि आपको चीजें आती हैं, बट कंफ्यूजन क्रिएट होता है कहाँ पे, जब क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया रहता है। ऑप्शन होता है तो आप वहां पे जो रिलेटिव चीजों को अगर कोरिलेट करता है तो वहां थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो उसका बेस्ट वे वो होता है कि अगर आपके पास डेटा है तो डेटा को आपको रटने की जरूरत नहीं है। ओके, किसी भी डेटा को हम रटते नहीं है, बट उस डेटा के बेसिस पे एक माइंड में सेटअप बना लेते हैं कि नहीं ये हो रहा है। ये डेटा अगर दिया है, सपोज करो अगर रिलेटिव रेट का डेटा तुम्हारे पास है, अवेलेबल है, तो उस केस में क्वेश्चन क्या होगा, कभी तुम गलत नहीं करोगे। क्यों नहीं गलत करोगे? क्योंकि तुमको अगर मान लो तुमको ऑर्डर नहीं पता है, कंसेप्ट नहीं पता है, अगर उस डेटा का वैल्यू अगर तुमको है कि नहीं ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में था या इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, उससे तुम कोरिलेट करके आंसर को निकाल सकते हो। तो ये बेनिफिट होता है। और जो डेटा के थ्रू जो आते हैं ना, वो कभी गलत नहीं होता है, क्योंकि जितने भी एनालिसिस होते हैं वो डेटा मांगता है। अगर डेटा आपके पास है, उससे आप क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाओगे। तो देखो क्या है, तो हम देखेंगे रिलेटिव रेट ऑफ SN2 रिएक्शन ऑफ डिफरेंट सबस्ट्रेट, यानी कि रिलेटिव रेट क्या होगा अगर हमारा सबस्ट्रेट चेंज हो रहा है तो। ओके, इसमें देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे सबस्ट्रेट की, और यहाँ पे रेट, सबस्ट्रेट में अगर हम फर्स्ट लेते हैं, ये मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक, इस मिथाइल ब्रोमाइड का जो रिलेटिव रेट था वो था 200। ओके, सेकेंड अगर हम बात करें तो हम आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड लेते हैं। इसका जो रेट था इसके रिस्पेक्ट में वो 2 था। थर्ड अगर हम बात करें तो अगर हम लेते हैं 3 डिग्री, यानी टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो इसका जो रेट था वो बहुत ही स्लो था। कितना था? तो ये था 0.0001 अराउंड, निग्लेजिबल। इसी तरह अगर हम फोर्थ सबस्टेट लेते हैं, फोर्थ यहाँ पे चौथा जो सबस्टेट है वो हमारा है एलाइल, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH, ये क्या हो जाएगा, CH2Br, एलाइल ब्रोमाइड्स। तो इसका जो रेट था वो था 80 के अराउंड। ठीक, यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, ये सबस्ट्रेट
और ये रेट। ठीक, यहाँ पे देखो फिफ्थ जो कंपाउंड्स है वो क्या है, बेंजाइलिक ब्रोमाइड, यानी कि CH2Br। इसका जो रेट था वो था 100। ठीक, सिक्स जो हमारा कंपाउंड्स है, अल्फा हेलो कीटोन, जो हमने बताया कि हाईएस्ट रिएक्टिविटी होता है SN2 के केस में, CH2Br। अल्फा हेलो कीटोन, इसका जो रिलेटिव रेट था इनके रिस्पेक्ट में 1 लाख के अराउंड। तो आप देख सकते हो मेथिल ब्रोमाइड्स, ये क्या है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड्स, ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, लेस एंगर्ड है, 3 हाइड्रोजन है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी 200 के था इनके रिलेशन में। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप बढ़ा, रिएक्टिविटी घट के 2 हो गई। यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप आया, यानी कि हिंड्रेंस काज किया तो जो अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अगर इसमें देखो तो ये एलाइलिक है, तो मैं बताया था कि एलाइलिक के केस में क्या होता है कि जो CH2 है, ये इसका जो माइनस आई इफेक्ट है sp2 हाइब्रिडाइज, वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है, और स्टेबलाइज करेगा, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसके में देखो इसमें भी वही सेम केस है, बट यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ज्यादा है, ये और माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगा, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा। यहाँ पे भी देखो सेम सिचुएशन है, बट यहाँ पे कार्बोनिल जो है वो स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होगा एज कंपेयर टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से, इसलिए यहाँ पे रिएक्टिविटी और ही बढ़ जाएगा। तो ये एक क्या था, एक डेटा है। इस बेसिस पे अगर तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है इस पे कि SN2 रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर डिफाइन करो, यानी कि अरेंज करो, ये जेई का क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड in decreasing order of their reactivity towards SN2 रिएक्शन। अब इसमें जो फर्स्ट जो दिया था वो कुछ इस टाइप से था, CH3Br। सेकेंड जो था CH2Br। थर्ड जो था ये था, एंड फोर्थ जो था ये था। अब इसमें पूछ रहा है कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। आप देख सकते हो कि ये क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड्स है, ये क्या है, बेंजाइल ब्रोमाइड्स है, ये इथाइल ब्रोमाइड्स है। तो रिएक्टिव सेंटर क्या है, ये है, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, और इस कार्बन पे, और इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ओके, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच है। अगर हम इसकी बात करो, इसको ओपन करो, तो यहाँ पे CH यहाँ 3 हाइड्रोजन अटैच है। तो न्यूक्लियोफाइल का जो अप्रोच होगा वो या तो इस साइड से भी हो सकता है या इस साइड से भी हो सकता है, बैक साइड से, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज छोटा है, न्यूक्लियोफाइल इजिली इस पे अटैक करेगा। यहाँ पे भी देखो, तो यहाँ पे भी कंपेयर करो, तो यहाँ पे क्या है, ये बेंजीन रिंग है, हाइड्रोजन है, तो देखो बैक साइड अटैक तो होगा इस पे, CH2Br इस कार्बन पे बैक साइड अटैक, लेकिन यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा वो स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, और जब स्टेबलाइज हो जाएगा तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
ठीक, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो रहा है तो रिएक्टिविटी को और इनहांस कर दे रहा है। तो जो हमने ऑर्डर डेटा दिया था, यानी मिथाइल ब्रोमाइड्स की रिएक्टिविटी 200 होती है, बेंजाइल की 100 होती है, ठीक, और ये 0.001 के राउंड होता है, और ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है। तो रिएक्टिविटी का अगर ऑर्डर देखोगे तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, फोर्थ। अल्फा हेलो कीटोन, इसका ट्रांजिशन स्टेट हाईली स्टेबलाइज होगा, 1 लाख अराउंड बेस्ट रीजेंट होता है SN2 के लिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फोर्थ हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 होगा, फिर उसके बाद तुम्हारा ये बेंजाइलिक वाला होगा, और सबसे लिस्ट क्या हो जाएगा, ये थर्ड। तो ये ऑर्डर हो गया तुम्हारा किसका, रिएक्टिविटी ऑफ दिस सबस्टेंस टुवर्ड SN2 रिएक्शन, यानी SN2 रिएक्शन के रिस्पेक्ट में इसकी रिएक्टिविटी ये ऑर्डर होगा। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप फैक्टर में ही इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो ये था जो फर्स्ट हमने देखा, सबस्ट्रेट देखा। अब जब सेकंड देखेंगे, अब देखेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कि न्यूक्लियोफाइल का क्या इफेक्ट पड़ेगा रेट पे, यानी SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके रेट में, रेट बढ़ेगा या घटेगा। तो आप याद करो, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि क्या है, SN2 रिएक्शन है, बाइमोलिकुलर रिएक्शन, यानी जो रेट जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करेगा किस पे, सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पे, एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो अगर रेट के इक्वेशन में न्यूक्लियोफाइल आ गया, यानी ये इंडिकेट कर दिया कि जो कंसंट्रेशन होगा न्यूक्लियोफाइल का, वो भी SN2 रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करेगा। ओके, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कहीं भी नो यस का कंडीशन नहीं होना चाहिए। बैकफोर्थ कंडीशन जहां होता है, जहां डायलेमा क्रिएट होता है, वहां पे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो गलत होने की चांस ज्यादा होता है। तो क्लियर कट होना चाहिए, या तो हाँ या तो ना। यदि हाँ तो आगे बढ़ो, ना तो आगे मत बढ़ो, वहीं पे उसको छोड़ दो क्वेश्चन को। बीच वाला कभी भी अप्लाई नहीं करोगे। जब बीच वाला अप्लाई करोगे तो रिजल्ट जो भी आएगा ना, वो क्या होगा, जो बीच वाला होता है वही होगा, ना इधर का ना उधर का। तो आपको करना क्या है, फॉरवर्ड मूव करना है। फॉरवर्ड इन द सेंस, आपको अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, बीच वाला ऑप्शन को नहीं अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो क्या है कि अगर हम देखें रेट का, तो हमने बताया था कि रेट जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन, यानी सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन। तो आप देख सकते हो क्या कि इस रेट में इक्वेशन में ये न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इस रेट के। यानी कि हम लिख सकते हो यहाँ पे, on increasing the on increasing the concentration of nucleophile, rate of SN2 reaction increases। यानी जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे जो होगा रेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये रेट इक्वेशन में क्या है, इन्वॉल्व है। इसलिए अब वहां पे क्या था, SN1 के केस में, SN1 में जो रेट था वो ओनली डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। उस केस में न्यूक्लियोफाइल तुम वीक लो, स्ट्रॉन्ग लो, हाईली कंसंट्रेटेड लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। बट यहाँ पे ये रेट इक्वेशन में इन्वॉल्व है, इसलिए क्या होगा, जैसे जैसे तुम रेट को
अगर तुम न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन को बढ़ाओगे, SN2 का रेट जो होगा वो फास्टर होते जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट अब देखेंगे इसी में जो थर्ड जो होगा वो होगा नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कि नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल का मतलब कंसंट्रेशन और नेचर दो डिफरेंट एस्पेक्ट है। कंसंट्रेशन यानी कि कंसंट्रेशन के टर्म में तुम बात कर रहे हो, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल यानी कि न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो वीक होगा कि स्ट्रांग होगा। यानी वीक होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्ट्रांग होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो SN2 रिएक्शन जनरली जो होता है वो फेवर्ड होता है स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, ठीक, या गुड न्यूक्लियोफाइल। अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है या गुड न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 रिएक्शन जो होगा वो फास्टर होगा। तो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल यहां लिख सकते हो, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल फेवर SN2 रिएक्शन, ठीक। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं देख लो। अगर मान लो तो ये RS हो गया, OH हो गया, RO हो गया, ठीक है, तुम्हारा आयोडाइड आयन हो गया, ये तुम्हारा अमोनिया डेरिवेटिव हो गए NH3 NH2। तो ये सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा एज कंपेयर टू वीक न्यूक्लियोफाइल। तो ये ध्यान देना है कि जितने भी न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। और जितने भी चार्ज होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। अब चार्ज में भी हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग तो बहुत सारा हमने फैक्टर बताया था, पोलराइजेबिलिटी फैक्टर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिजोनेंस फैक्टर। उसके बेसिस पे तुम न्यूक्लियोफिलिसिटी को तुम बता सकते हो कि कौन स्ट्रांग होगा कौन वीक होगा। तो जो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होगा वो फेवर करेगा क्या, SN2 रिएक्शन को। कैसे, अगर हम बात करें सबस्ट्रेट की तो देखो हमने बताया था कि SN2 के केस में, ठीक है, SN2 के केस में जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है। अब देखो क्यों ऐसा होता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर करता है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो SN2 के केस में जो होता है ऑर्डर होता है सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी CH3 Br मिथाइल ब्रोमाइड्स, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। चीजों को क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कहीं भी डायलेमा नहीं होना चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये देखो इसकी जो रिएक्टिविटी 200 टाइम्स होती है, फिर उससे कम इसकी हो जाएगी। अब बात करते हैं अगर SN2 का केस है तो ये जो अगर सबस्ट्रेट दिख रहा है, ठीक है, ये जो अगर सबस्ट्रेट है ये, तो ये क्या देगा, SN2 देगा, ठीक। ये जो सबस्ट्रेट है वो क्या देगा, SN1 देगा। SN2 बिल्कुल ही निग्लेजिबल देता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो SN2 मिथाइल और 1 डिग्री देता है। अब देखो ये जो 2 डिग्री है ना वो हमारा रेड जोन में, रेड जोन में इसलिए है क्योंकि ये जो है ये 2 डिग्री है, ये जो है वो SN1 भी देता है और SN2 भी देता है। अगर मिथाइल ब्रोमाइड्स है 1 डिग्री है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर कराओगे तो ये SN2 मोड से जाएगा। यदि ये 3 डिग्री है तो ऑलवेज SN1 से जाएगा। ओके, लेकिन अगर ये 2 डिग्री है यानी कि सेकेंडरी वाला है तो SN1 भी देगा और SN2 भी देगा। अब क्यों, अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल SN2 कब देगा, अगर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स है, ठीक है, मैं एग्जांपल से बताऊंगा तुमको। अगर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स है तो यहाँ पे अगर इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया गया है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तब तो ये SN2 जाएगा। और यदि यहाँ पे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है और पुअर न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, SN1 जाएगा। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं। यदि मेथाइल ब्रोमाइड्स है 1 डिग्री वो है एल्किल हैलाइड्स है, ऑलवेज गोज टू SN2 मोड। 3 डिग्री है ऑलवेज गोज टू SN1 मोड। यदि 2 डिग्री है तो ये अगर वीक और पुअर न्यूक्लियोफाइल है तो ये SN1 के थ्रू जाएगा।
और यदि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वो SN2 के थ्रू जाएगा। ओके, क्लियर। अब देखो क्यों, अब देखो यहां पे एग्जाम्पल एक लेकर हम देखते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये देखो, हमने सिंपल एक एग्जाम्पल लिया, ये है मेथाइल ब्रोमाइड्स यानी कि आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। अब देखो ये क्या है, 2 डिग्री है। क्यों 2 डिग्री है, तो इस कार्बन से देखो, इस कार्बन से 1 कार्बन, 2 कार्बन, तो ये कार्बन पे क्या है, 2 डिग्री कार्बन हुआ। तो 2 डिग्री कार्बन है तो इसके 2 मोड है। अगर हम इसी रिएक्शन को कराते हैं CH3O- हमारा ये न्यूक्लियोफाइल, ओके, और ये अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक, ये एक न्यूक्लियोफाइल और ये एक न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है, निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अगर तुम ध्यान दो तो मैं न्यूक्लियोफाइल का जब लेक्चर लिया था तो उसमें बताया था जो अगर सेम डोनर एटम है, बात को ध्यान समझिए, अगर सेम डोनर एटम है तो जो निगेटिवली चार्ज होगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल से। तो ये जो स्ट्रॉन्ग, अब देखो ये 2 डिग्री है, यानी 2 डिग्री हमारा का में ये है, सबस्ट्रेट है, ठीक। अब ये 2 डिग्री है तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हुआ, ठीक। अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हुआ तो ये क्या है, न्यूट्रल वाला है, तो ये क्या है, पुअर न्यूक्लियोफाइल है, यानी वीक है। इसको लिख सकते हो क्या, वीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर इसका जो प्रोडक्ट बनाओ तो प्रोडक्ट तो सेम आएगा बट मोड ऑफ रिएक्शन चेंज रहेगा। प्रोडक्ट दोनों में क्या हो जाएगा, सेम आएगा। सेम इन द सेंस कि अगर मान लो ये अगर प्रोडक्ट बनाओगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा, ये CH3, ये CH3 इधर आ जाएगा, ये H और ये Br। क्यों, क्योंकि इन्वर्जन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वर्जन का केस नहीं देखेंगे क्योंकि कायरल सेंटर नहीं है, एज इट इज लिख सकते हो। यहाँ पे देखो, सॉरी, Br नहीं आएगा, ये लिखो CH3, ये H और ये CH3, ये बना। यहाँ पे भी देखो सेम प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH3 HO CH3, रिएक्टेंट सेम, प्रोडक्ट भी सेम, ये न्यूक्लियोफाइल डिफरेंट, मोड ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डिफरेंट। ये जो होगा वो हो जाएगा हमारा SN2 का रिएक्शन, और ये जो होगा वो हमारा SN1 के थ्रू जाएगा। तो 2 डिग्री के केस में अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 को लेके जाएगा, और यदि वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 के थ्रू जाएगा। ये ध्यान देना है, तो दिमाग में बैठा लो, अगर मेथाइल ब्रोमाइड्स है 1 डिग्री है तो ऑलवेज SN2, यदि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स है ऑलवेज SN1, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2, वीक न्यूक्लियोफाइल SN1, ठीक है। तो ये था नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब हम देखेंगे क्या, सॉल्वेंट का इफेक्ट, कि सॉल्वेंट क्या इफेक्ट करता है। रेट को इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, ओके। तो अब देखेंगे इफेक्ट ऑफ, फोर्थ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। तो सॉल्वेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि सॉल्वेंट जो होते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट और एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो प्रोटिक पोलर और एप्रोटिक पोलर होते हैं। तो अगर हम बात करें तो SN1 जो होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होता है, और SN2 जो होता है वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में होता है, ठीक। उसको हमने डिटेल स्टडी किया था। अब देखो यहाँ पे SN2 है यानी कि एप्रोटिक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा, ओके। तो सॉल्वेंट जो है यानी कि SN2 रिएक्शन, फर्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हो
कि SN2 रिएक्शन favored in polar aprotic solvent। ठीक, ऑन सेकेंड पॉइंट लिख सकते हो, ऑन चेंजिंग द polarity of solvent rate of SN2 reaction changes। यानी सॉल्वेंट की पोलैरिटी को चेंज करोगे तो रेट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये कैसे चेंज होगा, तो यहाँ पे हम कुछ एप्रोटिक सॉल्वेंट दे रहे हैं आपको और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका सबसे ज्यादा उसकी पोलैरिटी सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे लिख लो सॉल्वेंट और यहाँ पे इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो सॉल्वेंट मेरे पास है एप्रोटिक में। अगर हम बात करें डाई मिथाइल सल्फर ऑक्साइड, फर्स्ट जो सॉल्वेंट है वो है डाई मिथाइल सल्फर ऑक्साइड। ये हो गया, इसका हम केमिकल फॉर्मूला भी लिख देते हैं। केमिकल फॉर्मूला, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड, तो डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो ये होता है CH3S डबल बॉन्ड CH3। अगर इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करोगे तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 47। सेकेंड जो हमारा एप्रोटिक सॉल्वेंट है वो क्या है, डाइमिथाइल नहीं एसीटोनाइट्राइल। इसका जो फॉर्मूला होता है वो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका जो होता है वो होता है 38 के अराउंड। जो थर्ड जो हमारा है वो क्या है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। इसको बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DMSO, इसको बोलते हैं ACN, इसको लिखते हैं DMF। शॉर्ट फॉर्म में भी आपके रिएक्शन पे लिखा रहेगा एरो पे। तो DMF हो गया, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3CH3। इसको NN डाइमिथाइल भी लिखते हो, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। इसका जो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 37 के अराउंड होता है। फोर्थ जो है हमारा वो हम बात करें एसीटोन, यानी कि CH3COCH3। इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये होता है 21। और फिफ्थ जो है वो है डाईइथाइल ईथर, यानी कि CH3CH2O CH2CH3। इसका जो होता है वो अराउंड 4.1 के अराउंड होता है, यानी सबसे कम इसमें देखोगे। तो ये था सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट का तो कह रहा है ऑन चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट रेट ऑफ SN2 रिएक्शन चेंजेस। अब कैसे ये चेंज होता है, तो ये भी डिपेंड करेगा तुम्हारा सबस्ट्रेट क्या है और न्यूक्लियोफाइल होगा। तो इसमें 4 कंडीशन, ठीक है, और 4 कंडीशन क्या है वो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंडीशन हैं जो इस पोलैरिटी को चेंज करने पे SN2 रिएक्शन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो फर्स्ट जो कंडीशन है
अब देखो क्या होगा, 4 कंडीशन है कि सॉल्वेंट की पोलैरिटी चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा SN2 रिएक्शन का। तो जो फर्स्ट कंडीशन है, देखो, इफ इफ रिएक्टेंट एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ आर न्यूट्रल, यदि हमारा रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट बोल सकते हो और न्यूक्लियोफाइल दोनों क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज है, तब यानी SN2 रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट जो है वो भी क्या है, न्यूट्रल है, यानी कोई चार्ज नहीं है उस पर, और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है उस पर भी कोई चार्ज नहीं है, यानी उसके पास लोन पेयर। उस केस में सॉल्वेंट की पोलैरिटी को घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो होता क्या, जैसे एग्जांपल के फॉर्म में देखो, तो ये मान लो CH, ये तुम्हारा मेथिल आयोडाइड है, इसका हम रिएक्शन करा देंगे अमोनिया से। ठीक, तो देखो बेटा, अमोनिया क्या है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, बट ये किसमें है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के कैटेगरी में। सारे जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो वीक नहीं होते हैं। एक अमोनिया जो फैमिली है, जैसे प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, अमोनिया, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के कैटेगरीज में आते हैं, भले इस पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, फिर भी ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि न्यूट्रल और निगेटिवली चार्ज। मैंने बताया था कि निगेटिवली चार्ज जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, बट यहाँ पे अमोनिया का जो फैमिली है वो न्यूट्रल है बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये ध्यान देना है तुमको। अब देखो यहाँ पे अमोनिया का रिएक्शन हमने कराया, तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा रिएक्टेंट। ठीक, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट, और इसी को सबस्ट्रेट बोल सकते हो, और ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यानी ये मेथाइल आयोडाइड्स है, ठीक है, अमोनिया है, न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होगा कि इसका जब रिएक्शन कराओगे तो देख रहे हो ये दोनों क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज है, यानी कि जो हमारा रिएक्टेंट है और न्यूक्लियोफाइल है तो दोनों क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज। ठीक, दोनों न्यूट्रल स्पीसीज हैं। इसका जो अगर हम ट्रांजिशन स्टेट बनाओगे, अगर हम बात करें तो इसका प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कुछ ये कार्बन, ये H, ये H, यहाँ पे ये NH3+ के फॉर्म में आ गया, और ये आयोडाइड बाहर निकला माइनस, ये आयोडाइड फिर से एक H लेगा, HI बाहर जाएगा और प्रोडक्ट बना देगा, यानी कि कुछ इस टाइप से बनेगा तुम्हारा, ये NH2 CH, ये H, और ये H। ठीक, और HI बाहर निकल गया, हुआ कि नहीं, इतना तो क्लियर है। अब देखो क्या है, इसका जो अगर हम क्या बनाएंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट, अगर हम बात करें इसका जो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो ये H हुआ, ये हमारा H हुआ, ये H हुआ, ये I हुआ। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका रिएक्शन जो है NH3 से हुआ है, अमोनिया से। तो अमोनिया को मैं बताया था क्या कि बैक साइड अटैक करता है, अगर ये अमोनिया इसके एंटी बॉन्डिंग में बैक साइड अटैक करता है तो ये जाएगा। ठीक, अब बैक साइड अटैक किया तो ट्रांजिशन स्टेट देखो क्या बना, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जैसे है वैसे लिख दो। अब जिस रेट से ये बनता है उसी रेट से ये ब्रेक होता है, तो ये बन रहा है, यानी कि ये NH3, और उसी रेट से ये क्या हो रहा है, ब्रेक होगा आयोडीन। तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा प्लस चार्ज, देख रहे हो अमोनिया के साथ प्लस चार्ज, और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब देखो ये जो ट्रांजिशन स्टेट बना है, ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। इस ट्रांजिशन स्टेट पे क्या है, चार्ज। ओके, चार्ज है। ठीक, अगर हम पोलैरिटी को इंक्रीज करते हैं, बात को ध्यान दो, अगर हम पोलैरिटी को इंक्रीज करते हैं, जैसे हमने DMSO लिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 47 के अराउंड है,
ठीक, इस रिएक्शन को हमने डीएमएसओ में कराया और इसी रिएक्शन को हमने एसीटोन में कराया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 21। तो तुम देखोगे कि जो डीएमएसओ में रिएक्शन हुआ वो फास्ट होगा एज कंपेयर टू एसीटोन। क्यों ऐसा हो रहा है? तो देखो यहाँ पे क्या है, ट्रांजिशन स्टेट हमारा चार्ज है, चार्ज ट्रांजिशन स्टेट है। तो जैसे जैसे पोलरिटी को इंक्रीज करोगे, यानी कि सॉल्वेंट की जैसे जैसे पोलरिटी इंक्रीज करेगी, वो क्या करेगा, इस चार्ज को क्या करेगा, डिफ्यूज करेगा। डिफ्यूज चार्ज है, फैला हुआ है, इस चार्ज को क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा। और जब चार्ज मिनिमाइज होगा तो रिएक्टेंट और जो ट्रांजिशन स्टेट है उसके बीच की एनर्जी डिफरेंस कम हो जाएगी, यानी एक्टिवेशन एनर्जी को घटाएगा। और जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो ये दोनों न्यूट्रल था तो सॉल्वेंट का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर हमारा दोनों सबस्ट्रेट क्या है, न्यूट्रल है, तो सॉल्वेंट का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यानी सॉल्वेंट क्या किया, इसके ट्रांजिशन स्टेट को चेंज किया, यानी इसके ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज किया। और जब ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज का मतलब इसका एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। और जब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। कैसे होगा? तो देख सकते हो यहाँ पे, अगर हम ग्राफ खींचे इसके बीच में, ठीक है, अगर हम देख सकते हो यहाँ पे, ये क्या लिख सकते हो कि पोलर सॉल्वेंट, जब हमारा ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल और रिएक्टेंट न्यूट्रल है, तो क्या लिख सकते हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सॉल्वेंट पोलर सॉल्वेंट stabilizes the चार्ज ट्रांजिशन स्टेट। यानी ट्रांजिशन स्टेट क्या है, चार्ज है, चार्ज ट्रांजिशन स्टेट polar solvent stabilizes the charge transition state and decreases the activation energy and enhances the rate of reaction, enhances the rate of SN2 रिएक्शन। यानी कि हमारा अगर न्यूक्लियोफाइल और रिएक्टेंट दोनों न्यूट्रल है, तो अगर सॉल्वेंट की पोलरिटी इंक्रीज करोगे तो रेट जो होगा वो इंक्रीज करेगा SN2 के केस में। क्यों करेगा? क्योंकि चार्ज जो ट्रांजिशन स्टेट पे आया है उसको हमारा पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, उस चार्ज को डिक्रीज करेगा। और जब चार्ज डिक्रीज होगा, एक्टिवेशन एनर्जी घटेगा, रिएक्शन का रेट फास्टर हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि इसी रिएक्शन को, जैसे ये हमने दिया कि CH3 आयोडीन है, ये अमोनिया से रिएक्ट किया, ठीक। अगर हम इस रिएक्शन को दो कंडीशन में रिएक्शन कराते हैं, एक जो है हमने लिया DMSO, डाइमेथाइल सल्फोक्साइड, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो था वो 47 था। और एक हमने लिया एसीटोन, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था वो कितना था, 21। ये है, ओके। अब इस रिएक्शन को कराओगे तो जो रिएक्शन होगा वो SN2 इसमें फास्ट होगा, इसमें जो होगा वो रिएक्शन जो होगा फास्ट होगा, और इसमें जो होगा वो स्लो होगा। होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि जो चार्ज ट्रांजिशन स्टेट है वो इस पोलर सॉल्वेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा, पोलरिटी ज्यादा, तो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा स्टेबलाइज होगा एज कंपेयर टू उसके लेस पोलर सॉल्वेंट में। तो ये जो रिएक्शन होगा फास्ट होगा और ये स्लो होगा। अगर हम इसके ग्राफ से इसको डिसाइड करें तो देखो, क्वेश्चन पूछने का कई तरीके होते हैं, तो आप नहीं क्लेम कर सकते हो कि ये गलत क्वेश्चन है, ये क्या है। क्वेश्चन कहीं से फ्रेम किए जा सकते हैं।
अगर सपोज करो कि ये तुम्हारा कुछ ग्राफ इस तरह से आ रहा है SN2 का, ये तुम्हारा रिएक्टेंट है, ये मैं बता चुका हूं, ये तुम्हारा इंथैल्पी है, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक, ये जो है इसको हम बोलते हैं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी, इसके डिफरेंस को। ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, यानी हमारा ये रिएक्टेंट और ये न्यूक्लियोफाइल प्लस न्यूक्लियोफाइल, ये जो पॉइंट है हाईएस्ट पीक, वो क्या है, हमारा ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक, तो इसी रिएक्शन को हमने डीएमएसओ में कराया, ठीक, और एसीटोन में कराया, तो एक ग्राफ इस टाइप से आया। अगर हमने इसको फर्स्ट एसीटोन में कराया तो इस तरह से आया, अगर हम इसी रिएक्शन को डीएमएसओ में कराएंगे तो क्या होगा, हमारा जो ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। आएगा कि नहीं, क्या, क्यों, क्योंकि जो ट्रांजिशन स्टेट यहां बना है, तो ये हमारा हो गया, ये जो है ट्रांजिशन स्टेट इसका है। ठीक, तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है अगर इस तरह से करके दे रहा है कि, और पूछ रहा है ए और बी कौन से सॉल्वेंट होंगे, तो जिसका पोलरिटी ज्यादा, उसका जो ट्रांजिशन स्टेट होगा वो क्या होगा, कम होगा। यानी कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, इसका भी, इसका जो ट्रांजिशन स्टेट होगा वो ये है, और इसका जो ट्रांजिशन स्टेट है ये डेल्टा ई हो गया। और ठीक, इस केस में इसका जो ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या होगा, डेल्टा ई हो गया। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या किया, इस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है वो घट गई पोलर सॉल्वेंट में। अब जब ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी घट गई, इस बैरियर को क्रॉस करना इजी होगा, इजिली क्रॉस करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन इनहांस हो जाएगा। यानी कि अगर बात करो तो ये हमारा जो होगा वो एसीटोन सॉल्वेंट हो जाएगा, ब्लैक वाला जो है वो क्या हो गया, एसीटोन हो गया, और ये जो है ब्लू लाइन वो हमारा क्या हो जाएगा, डीएमएसओ हो जाएगा। यानी सॉल्वेंट की पोलरिटी को हमने बढ़ाया तो जो ट्रांजिशन स्टेट था वो स्टेबलाइज हो गया। ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज का मतलब उसकी एनर्जी घट गई, जब एनर्जी घट गई तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। यानी कि इसको इतने बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में आ जाना है, और इसको इस बैरियर को क्रॉस करना है, यानी कि ये जो बैरियर है वो ज्यादा डिफिकल्ट है क्रॉस करना है एज कंपेयर टू इसके। तो पोलरिटी क्या करता है, इस चार्ज को स्टेबलाइज करता है। तो ये था कब, जब हमारा क्या हो, रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल हो। सेकेंड कंडीशन देखो, सेकेंड कंडीशन, if reactant are charged and nucleophile neutral, इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हमारा रिएक्टेंट क्या है, चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है, उस केस में देखो क्या होगा। इसकी एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमने लिया ये अमोनिया प्लस CH3 ये है। इसका अगर हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो हमारा ये क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप हुआ, ये टोटल क्या हुआ हमारा लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप यानी कि न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये क्या है, रिएक्टेंट जो है, वो रिएक्टेंट जो क्या है, ये है रिएक्टेंट क्या है, चार्ज है, ये क्या है, न्यूट्रल है, ये चार्ज है, ये न्यूट्रल है, क्या, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है। अब देखो क्या होता है, अगर इसका हम ट्रांजिशन स्टेट बनाएं तो कुछ इस टाइप से बनेगा, ये CH H NH3 पे प्लस चार्ज,
यहाँ CH3 और ये +4। इसका ट्रांजिशन स्टेट देखो, ये अब ये ट्रांजिशन स्टेट क्या है, चार्ज, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट भी चार्ज है और यहाँ पे भी जो रिएक्टेंट है वो भी चार्ज है। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट चार्ज है, इस पर जो चार्ज है, चार्ज ऑन ट्रांजिशन स्टेट, चार्ज ऑन ट्रांजिशन स्टेट इज डिफ्यूज्ड, यानी कि दूर दूर फैला हुआ है। इस पर जो चार्ज है वो क्या है, लोकलाइज। तो जैसे ही पोलरिटी बढ़ाओगे, ये क्या करेगा, इस रिएक्टेंट को ही स्टेबलाइज कर देगा। और जब हमारा रिएक्टेंट स्टेबलाइज हो जाएगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा रिएक्टेंट क्या है, वो चार्ज है, तो पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, पोलर सॉल्वेंट स्टेबलाइजेज द रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिक्रीजेज। दोनों के स्टेबलाइज करेगा, बट मोर प्रोनाउंस इफेक्ट किस पर होगा, इस पे, रिएक्टेंट पे, क्योंकि वहां पे जो चार्ज है वो एकदम कंसेंट्रेटेड है, यहाँ पे जो चार्ज है वो डिफ्यूज्ड है। जब डिफ्यूज है तो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, रिएक्टेंट को ही क्या करेगा, तो इंक्रीज कर जाएगा। और जब एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो इस केस में, ऑन ऑन इंक्रीजिंग द polarity of solvent on increasing the polarity of solvent, rate of SN2 reaction decreases because polar solvent stabilizes the reactant more than the transition state and activation energy increases. On increasing the polarity of solvent, rate of SN2 reaction decreases because polar solvent stabilizes the reactant more than the transition state and activation energy increases। यानी कि जब क्या करोगे, हम पोलरिटी को चेंज करेंगे, तो यदि जो चार्ज वाला है उसका जो होगा मोर स्टेबलाइज होगा, ये लेस स्टेबलाइज होगा। तो जो मोर स्टेबलाइज होगा तो रिएक्टेंट की एनर्जी घट जाएगी, और जब स्टेबल हो जाएगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाएगा। अगर हम इसको ग्राफ में उतारें तो ग्राफ से कैसे समझ सकते हो, तो देखो यहाँ पे अगर हम इसके बीच ग्राफ खींचें तो ये हमारा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट होता है, या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कुछ भी लिख सकते हो, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब देखो ये जो हमारा रिएक्टेंट था कुछ इस टाइप से ग्राफ जा रहा था,
ये है, ये हमारा क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है, ये हमारा रिएक्टेंट का है। अगर हम बात करें, ये जो रिएक्शन था वो एसीटोन में कराया, ठीक, तब ग्राफ आया। अगर इस रिएक्शन को हमने क्या किए कि सॉल्वेंट चेंज करके डीएमएसओ डाल दिए, तो डीएमएसओ डालेंगे तो क्या होगा, अगर हम बात करें तो इसका जो अगर देखोगे इस केस में, इसका एक्टिवेशन एनर्जी ये हो गया डेल्टा ई। ओके, अगर हम बात करें, अगर इसी सॉल्वेंट को चेंज करके हम इसी रिएक्शन को किस में कराएं, डीएमएसओ में, तो डीएमएसओ की पोलरिटी ज्यादा है, पोलर सॉल्वेंट है एज कंपेयर टू एसीटोन, तो क्या करेगा, इस चार्ज को ही, इस जो रिएक्टेंट है इसी को स्टेबलाइज किया, यानी स्टेबलाइज किया, तो ये जो रिएक्टेंट यहाँ पे थे, ये जो रिएक्टेंट थे यहाँ पे, यानी ये है हमारा रिएक्टेंट, इसको हम लिख सकते हो यहाँ पे कि ये जो डिनोट कर रहा है वो क्या कर रहा है, रिएक्टेंट प्लस न्यूक्लियोफाइल, ये है, ये रिएक्टेंट हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल है। अब जब हमने इसको डीएमएसओ में कराया इसी रिएक्शन को, तो क्या देखा गया कि ये जो था चार्ज, ये जो रिएक्टेंट को ही स्टेबलाइज किया, यानी कि ये जो रिएक्टेंट यहाँ पे था ये ऐसे कुछ हो गया, ये देखो, ठीक, ये बना। इससे क्या प्रूफ हुआ कि ये जो रिएक्टेंट था उसकी एनर्जी ये था, पोलरिटी को हमने बढ़ाया तो इसकी एनर्जी और घट गई, तो ये जो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी का, अब देखो ग्राफ कहां से आएगा, ये जो होगा उसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा। अगर हम इसको रेट से करते हैं तो क्लियर कट आएगा आपको, ये है, यानी ब्लैक वाला जो था वो एसीटोन था, अगर ये रेड वाला था, अगर हम बात करें, ठीक, अगर हम इस रेड की बात करें, ठीक, तो ब्लैक लाइन एसीटोन सॉल्वेंट डिनोट कर रहा है और रेड लाइन क्या डिनोट कर रहा है, ये जो है रेड लाइन वो डिनोट कर रहा है डीएमएसओ, ठीक, तो ये लेस पोलर है और ये मोर पोलर है, ठीक, यानी कि पोलरिटी को जब इंक्रीज किए, तो अब देखो ये जो रिएक्टेंट था उसका एनर्जी ये हो गया, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट प्लस न्यूक्लियोफाइल, यानी कि हमारा एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुआ, बढ़ गया, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बढ़ गया, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ डीएमएसओ, डीएमएसओ इज ग्रेटर किसके हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी जब हमने एसीटोन लिया तब, यानी इस एक्टिवेशन एनर्जी का इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि रिएक्टेंट स्टेबलाइज हुआ है। अब जब ये रिएक्टेंट स्टेबलाइज हुआ है तो एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज कर गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। ट्रांजिशन स्टेट पे माइनर डिफरेंस हुआ, बट हमारा जो रिएक्टेंट पे वो मेजर डिफरेंस हुआ, यानी कि दोनों स्टेबलाइज हो रहे हैं, बट मोर स्टेबलाइज कौन हो रहा है, रिएक्टेंट। तो ये था कब, जब ये चार्ज हो तब। नेक्स्ट जो है इसी का कंडीशन है, इफ, इतना तो फंडामेंटल आपको क्लियर हो ही गया होगा कि क्या इफेक्ट हो रहा है, इफ रिएक्टेंट आर चार्ज्ड। अब यहां पे क्या करेंगे, इफ रिएक्टेंट आर न्यूट्रल, इफ रिएक्टेंट आर न्यूट्रल एंड न्यूक्लियोफाइल चार्ज्ड, एंड न्यूक्लियोफाइल इज चार्ज्ड, ठीक, अब हमारा रिएक्टेंट जो है वो न्यूट्रल है और न्यूक्लियोफाइल क्या है, चार्ज है, उस केस में क्या होगा, अगर हम बात करें तो ये देखो CH3,
और ये OH माइनस। ठीक, इसका जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा तो कुछ इस टाइप से बनेगा, देखो ये H हो गया, ये बॉन्ड जिस रेट से ब्रेक होगा उसी रेट से ये क्या बनेगा, OH का बनेगा। तो यहाँ पे डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव। ठीक, ये ट्रांजिशन स्टेट है। तो ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट, और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल। रिएक्टेंट क्या है, ये न्यूट्रल है, और हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या है, चार्ज्ड है। ठीक, अब देखो चार्ज इस पर भी है, और यह ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है, ये भी चार्ज है। ठीक, ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है। तो जैसे जैसे पोलरिटी बढ़ाओगे दोनों स्टेबलाइज होंगे, बट मोर स्टेबलाइज कौन होगा, ये न्यूक्लियोफाइल। क्यों, क्योंकि ये जो चार्ज है वो डिफ्यूज्ड है, डिफ्यूज चार्ज है, वो लेस स्टेबलाइज होगा, ये मोर स्टेबलाइज होगा। और जब मोर स्टेबलाइज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। जैसे रिएक्टेंट के केस में देखे थे, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाएगा जब पोलरिटी को हम बढ़ाएंगे। यानी कि अगर हम बात करें, अगर इसी रिएक्शन को CH3I OH माइनस, तो यदि हम बात करें तो ये जो रिएक्शन अगर हम कराएंगे एसीटोन में, और इसी रिएक्शन को कराएंगे DMSO में, ठीक, तो DMSO में कराएंगे यानी कि इसका जो पोलरिटी है वो मोर पोलर है, मोर पोलर, और ये क्या है, लेस पोलर। ठीक, अब ये मोर पोलर और लेस पोलर है, तो जो लेस पोलर है, ठीक, अब क्या है, ये रिएक्टेंट ही स्टेबलाइज हो जा रहा है, तो जो लेस पोलर है उसमें जो SN2 होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा, और इसमें जो होगा SN2 जो होगा वो स्लो होगा। बात ध्यान में आएगी नहीं। ठीक, तो तीसरा कंडीशन ये है कि अगर रिएक्टेंट एंड न्यूट्रोफाइल, रिएक्टेंट आर न्यूट्रल एंड न्यूक्लियोफाइल इज चार्ज, तो दोनों सेम सिचुएशन है, यानी कि पोलरिटी बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसलिए हो रहा है कि पोलरिटी इंक्रीज करने पे दोनों स्टेबलाइज होंगे, बट मोर स्टेबलाइज होगा न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू ट्रांजिशन स्टेट, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी और रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इन दिस केस, in this case on increasing the polarity, on increasing the polarity of solvent, rate decreases, rate of SN2 decreases, decrease करेगा। क्यों, this is because polarity, polar solvent stabilizes nucleophile more than the transition state। क्यों ऐसा होगा, इन दिस केस ऑन इंक्रीजिंग द पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट रेट ऑफ SN2 डिक्रीजेस, दिस इज बिकॉज पोलर सॉल्वेंट स्टेबलाइजेस न्यूक्लियोफाइल मोर देन द ट्रांजिशन स्टेट। क्यों ऐसा होगा, ड्यू, ठीक, ये ट्रांजिशन स्टेट को मोर लेस स्टेबलाइज करेगा एज कंपेयर टू किसके, न्यूक्लियोफाइल के, इसलिए ये मोर स्टेबल होगा, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, रिएक्टिविटी घट जाएगी। यानी कि ये जो चार्ज है, चार्ज ऑन ट्रांजिशन स्टेट इज डिफ्यूज्ड। ठीक, चार्ज जो है इस पे डिफ्यूज है और इस पे लोकलाइज्ड है चार्ज। अब जो फोर्थ कंडीशन है वो क्या है, तो फोर्थ कंडीशन में
if both reactant and nucleophile are charged, अगर दोनों चार्ज होगा तब क्या होगा। तो चौथे कंडीशन में हम लोग पहुंच गए। तो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ पे देखो क्या होगा, ये बोथ रिएक्टेंट एंड न्यूक्लियोफाइल आर चार्ज्ड। तो अगर हम बात करें, इसका एग्जांपल ले लो। ठीक, ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा वो क्या बनेगा, तो यहाँ पे देखो इस केस में ये क्या है, ये रिएक्टेंट हुआ, ये भी चार्ज्ड है, ये क्या है न्यूक्लियोफाइल, ये भी चार्ज्ड है। ठीक, तो जो रिएक्शन सेंटर है हमारा क्या है, ये है कार्बन वाला, क्योंकि ये क्या है, ये लिविंग ग्रुप है, ये पूरा लिव करेगा। अगर लिविंग ग्रुप का कंसेप्ट आपको मेरा वीडियो देखे होंगे तो ये लिविंग ग्रुप है। ठीक, अब देखो इसका जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा, ये कार्बन हो गया ये वाला, ये कार्बन, इस कार्बन से दो हाइड्रोजन जोड़ दो और ये एक हाइड्रोजन जुड़ गया, तीन हाइड्रोजन हुआ। ये न्यूक्लियोफाइल इसके बैक साइड से अटैक करेगा, यानी कि इस न्यूक्लियोफाइल को तुम बैक साइड से अटैक करा दो, और जब ये बैक साइड से अटैक करेगा तो क्या होगा, जो लिविंग ग्रुप है वो धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक करके बाहर निकलेगा। होता है ऐसा, बैक साइड अटैक होता है और जो लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकलता है। अब देखो यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है वो दिख रहा है तुम्हारा साथ, तो ये है, ये CH3 तो यहाँ पे देखो पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो ये बन गया हमारा ट्रांजिशन स्टेट। अब देखो यहाँ पे, अब हमारा जो सॉल्वेंट है वो पोलर सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, एसीटोन है और DMSO है। तो अगर बात करो, अगर देखोगे तो ये दोनों चार्ज हैं, पोलर सॉल्वेंट पोलरिटी बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों को स्टेबलाइज कर देगा, और जब दोनों को स्टेबलाइज करेगा तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये भी चार्ज, ये भी चार्ज और ये भी चार्ज, तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, तो यहाँ पे लिख सकते हो चार्ज ऑन ट्रांजिशन स्टेट, चार्ज ऑन ट्रांजिशन स्टेट इज डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज है यानी दूर दूर पे फैला हुआ है, और यहाँ पे क्या है, चार्ज इस पे लोकलाइज्ड है। तो क्या होगा कि पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, स्टेबलाइज मोर करेगा किसको, रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल के, एज कंपेयर टू किसके, ट्रांजिशन स्टेट को। तो यहाँ लिख सकते हो पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट स्टेबलाइजेज मोर the reactant and nucleophile than transition state, because charge on transition state, charge on transition state is diffused, therefore reactant and polar solvent stabilizes more the reactant and nucleophile than transition state, because charge on transition state is diffused, therefore reactant and nucleophile more stabilizes and activation energy increases
एक्टिवेशन एनर्जी increases increases hence rate of SN2 reaction decreases. तो पोलर सॉल्वेंट स्टेबलाइज करेगा मोर द रिएक्टेंट एंड न्यूक्लियोफाइल देन ट्रांजिशन स्टेट. क्यों? चार्ज ऑन ट्रांजिशन स्टेट इज डिफ्यूज, therefore reactant and nucleophile more stabilized and activation energy increases, hence rate of SN2 reaction decreases on increasing the polarity of solvent. तो ये चार कंडीशन था, ठीक है. इसमें एक कंडीशन जो है उस केस में रेट इंक्रीज करेगा, बाकी तीनों कंडीशन में क्या होगा, रेट डिक्रीज कर रहा है. कौन सा कंडीशन था? जब हमारा रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूट्रल है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर रहा था. अगर इसके अलावा जितने भी हैं पोलरिटी को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा, क्योंकि उस केस में अगर हमारा दोनों रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों चार्ज हैं तो सबसे पहले वही स्टेबलाइज हो जाएंगे, रिएक्शन स्लो हो जाएगा. यदि न्यूक्लियोफाइल चार्ज है तो वो ज्यादा स्टेबलाइज होगा एज कंपेयर टू ट्रांजिशन स्टेट. अगर रिएक्टेंट चार्ज है तो वो ज्यादा स्टेबलाइज होगा एज कंपेयर टू ट्रांजिशन स्टेट. तो तीन ऐसे कंडीशन हुए जहां पर रेट डिक्रीज करता है पोलरिटी बढ़ाने पे, और केवल एक कंडीशन है जहां पे रेट इंक्रीज करेगा, और वो है हमारा क्या, जब रिएक्टेंट न्यूट्रल हो. ये था होल अबाउट इफेक्ट ऑफ, मतलब डिफरेंट जो फैक्टर है उसका SN2 के रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, तो सबस्ट्रेट को देखा, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल को देखा, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल को देखा, और हमने क्या देखा यहाँ पे, ये सॉल्वेंट का इफेक्ट. उसी तरह अगर लिविंग ग्रुप का बात करोगे तो जो बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा वो ज्यादा फास्ट फेवर करेगा रिएक्शन को एज कंपेयर टू पुअर लिविंग ग्रुप. तो ये था फैक्टर अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन. ओके गाइस, आप इसको देखिए, इसको समझिए, नोट डाउन करिए और आगे बढ़िए.